पाकिस्तान। खुशामदीद। वो मैं घबरा सी गई थी, आपने फूल क्यों पकड़े हुए हैं? मैं उशिफा यूसुफ से ही सब गड़बड़ हो गई नाज़रीन, फूलों की वजह से आपका सारा इंट्रो जो है वो रुक गया। मैं तो बड़ा अपनी तरफ से आ रही थी, अभी मैंने देखा तो आपने फूल पकड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी, मैं हूँ वैस मंगल वाला, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सबको फूल मुबारक कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और ये फूल देखे मेरे हाथ में, अच्छे नहीं लग रहे क्या? नहीं अच्छे तो लग रहे, क्यों है कैसे जबरदस्त। ये मैं असल में आपके लिए लेकर आया हूँ, ये खास तौर पे ये लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई? कोई एक इंसान क्यों क्या है आज, मतलब ऐसी कौन सी खास बात है? खास बात मैं बताता हूँ आपको, ये फूल आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ठीक है? इस पे आपको यकीन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो नहीं रहा। अच्छा चले, मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ। ठीक है, सही बात है, मैं एंकर हूँ, मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। एंकरों की बातों का यकीन नहीं होता। मैं कोशिश भी करूंगी और मैं खुद को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि अवैस फूल मेरे लिए लाया है, लेकिन क्यों लाए हैं अवैस फूल मेरे लिए? आप कैसे देखें, जबरदस्त है, बेहतरीन है, बिल्कुल आला, आला, खुशबू आ रही है। आजकल तो वैसे फूलों से खुशबू नहीं आती है। ठीक है, सही है, चलो ठीक है। फूलों से खुशबू वाला महंगे हैं, होंगे जाहिर है। कितने के होंगे तकरीबन? ये पता नहीं, डार साहब ने इम्पोर्टेड है पाकिस्तानी है, ये बताएं। ये पता नहीं मुझे। वाइट सिलेक्ट करने की क्या वैसे लॉजिक थी? हाँ, कि हमारे दरमियान अमन हो, सुकून हो, शांति हो, ठीक है। ये इसकी एक तो वजह ये है, एक तो पीस है भाई, पीस। हाँ पीस। मगर अंदाज़न इसकी कीमत क्या होगी? आप पीस का मैसेज मुझे ही दे रहे हैं? हाँ। या किसी और को? ये तो सबको, सारी दुनिया के लिए सुनाना, वो क्या है सुनाना उसको बहू को और कहना नून, बेटी को और सुनाना नून, वो वाला सिलसिला है। तो आप मुझे ही कह रहे हैं ये, या आप किसी और को पैगाम पहुंचा रहे हैं? मुल्क को अमन का पैगाम दे रहा हूँ, लाहौर वालों को भी, पंजाब को भी। अच्छा बस सही है, सब सिंध वालों को भी, कराची वालों को भी, सबको ही। लेकिन दिए मैंने आपको फूल है। बेसिकली इसकी लॉजिक क्या है कि एक तो ये कि ख़वातीन का आलमी दिन, तो उस पर मैंने सोचा फूल दे दूं, क्या हुआ? देखिए, हमेशा मर्द कहते हैं कि एक तो ख़वातीन की समझ नहीं आती। हाँ। बिल्कुल सही है, ख़वातीन भी कभी कभार ऐसी मारती हैं कि उनको समझना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी तो मर्द हजरात हद ही कर देते हैं। आलमी दिन कल था, फूल आज ला रहे हैं। बेगमात तो अभी तक जिन ख़वातीन को ये मतलब ये इम्कान लग रहा था कि हस्बैंड शायद फूल लाएंगे, कुछ लाएंगे, और ये सालगिरह का मौका हो, जो भी हो मौका ज़िंदगी में, शादी की सालगिरह हो, कोई ख़वातीन का आलमी दिन का मौका हो, अगर खातून ये समझ रही है कि हो सकता है आज फूल ले आए, बड़ा वो तैयार शर हुई है इंतजार में, और वो फूल अगले दिन आए, तो फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस घर में क्या कैफियत होनी है। वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना, हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ। तो ये हो जाता है, देर क्यों की है? मैं इसकी वजह है, उसकी लॉजिक है। उसकी लॉजिक ये है कि देखें, हो सकता है हमारा कल फड्डा हो जाता तो पैसे ज़ाया हो जाते मेरे। कल के दिन हमारा फड्डा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने कहा चलो ठीक है, कल के दिन के फूल आज दे दो। कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा कल फड्डा होगा, अगर हो जाता तो पैसे ज़ाया हो जाते हैं ना भाई। आजकल पैसों का बड़ा मसला है, गरीब आदमी बेचारा परेशान है। तो इस वजह से मैंने उस पूरे दिन को मद्देनजर रखा। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो सही, कल का दिन सही गुजरा, आज आपको फूल दे दिया। दूसरी चीज़, दूसरी लॉजिक है, वो क्या है कि ये फूल जो है वो असल में मुझे किसी ने दिए थे। अच्छा। अब मैंने कहा इसका करूँ क्या, तो मैंने आगे बढ़ा दिया। केस बनाओ भाई, इन पे तोशा खाना का केस बनाओ, एक का तोहफा लेके दूसरे को दे देते हैं, इन पे केस बनाओ भाई। राना साहब प्लीज प्लीज देखिए, ये तो मैं कुछ अभी कन्विंस होने तक पहुंच गई थी, करीब थी कि वाकई एक बंदा मेरे लिए फूल ले आया है, कोई 4 साल से प्रोग्राम साथ कर रहे हैं, तो चलो भाई कोई तोहफा आ गया है, तो उन्होंने बता दिया। मेरा तो दिल भी टूट गया, इधर वो जो मामलात थे वो भी बेड़ा गर्क तबाही सत्यानाश हो गया, इन पे केस बनाया था। सुनने मैंने किया क्या, इस कौम को मैंने ये बताने की कोशिश की है कि देखें, मुझे अव्वल तो ये समझ में नहीं आता कि लोग फूलों का तोहफा क्यों देते हैं। ठीक है, उनका जज्बा, उनकी मोहब्बत, मैं बिल्कुल उसका कायल हूँ, वो फूलों के बगैर भी मैं मान लूंगा, लेकिन ये कि अब किसी ने मुझे फूल दिया, मैंने कहा करूँ क्या? ठीक है ना, तो ये फूल दिए कब थे? कल दिए थे। एक के ऊपर दूसरा गुना क्या? ये देखें, एक तो बासी फूल दे रहे हैं, मुरझाए बिल्कुल बेचारे, तभी मैं कहूँ खुशबू सारी उड़ पड़ क्यों गई? तो वो कल आपसे फिर मुलाकात नहीं हुई ना, तो वरना कल दे देता मैं। अच्छा। होता ये है, मैं चाहता ये हूँ कि ये एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए कि मुझे फूल मिले, वो मैंने थोड़ी देर में आपके आगे दिए, मैंने और आगे दिए, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। ये एक फूल अगर मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का है, ये 10 लोगों में आप इसको फिराएं, 100 रुपए पर बंदा पड़ेगा, वसूल हो जाएगा ये, वरना ये जाया हो जाता। मैं ये कर रहा हूँ, रीयूजेबिलिटी मैकेनिज्म है, आप लोग भी ऐसे ही करें, इसको आगे बढ़ाते रहें। कोशिश यही है कि आप पे मुकदमा बने। ये जो रीयूजेबल मैकेनिज्म आपने बताया है ना तोहफों के हवाले से, ये तो वही जाएगा, अच्छा आइडिया नहीं, ये जाएगा कम से कम 30 दिन के लिए अंदर हवालात। छोड़ दे भाई, फिर रहने दे, फिर इस बात को खत्म करें, अखबार उठाएं, कोई काम कर लें, फूल आप रख दें, हम फूल यहाँ पे ये मेरी तरफ से ही आपके लिए, ठीक है, सजा देती हूँ मैं इसको, अपने ही सोफे पे लगेगा, गेस्ट कोई बैठा है।
और हम उठा लेते हैं कागजात या आपका पेन कागजात उठाएं, जबकि मैं आपको बताऊं वो पठान खान साहब साहब की आज जो है वो बरसी है। पठान खान साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर गुलकार, काफिया जो उन्होंने गाई, कमाल गाई, और सबसे मशहूर जो उनका था वो कलाम पता है आपको कौन सा वाला? मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। वो जो कमाल गायकी थी, सबके दिलों में उसने घर कर लिया। बाद में उसको वो अली ज़फ़र ने भी गाया था, लेकिन अली ज़फ़र साहब आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन पठान खान का जो लेवल था वो अलग था, ठीक है ना। तो पठान खान साहब की आज जो है वो 23वीं यौम वफ़ात है, और 1926 में वो पैदा हुए थे और सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्हें मिला था, और उनका एक और बड़ा मशहूर गीत था पीलू पक्कियाँ, वो भी बड़ा मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गाया है, वो भी आप यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं। पठान खान उनका नाम था, ताल्लुक उनका कोटद्दू से था। हाँ, कोटद्दू से था, और राजगढ़ का भी कुछ सुनने में आया था। राजगढ़ मेरा ख्याल है, सुनी बातों पे मैं यकीन नहीं करता। अच्छा, वैसे मैंने सुबह सुबह किसी टीवी चैनल पे स्टिकर चलते हुए देखा कि राजगढ़ में पैदा हुए, तो हो सकता है कि वो कोटद्दू के पास होगा शायद राजगढ़, उसका मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए सही हम कुछ नहीं कह सकते भाई। कोटद्दू में पैदा हुए थे, उनको किसी बुजुर्ग ने कहा था कि भाई उनकी वालिदा को ये तो इनकी तो शक्ल पठानों से मिलती है, बड़ा मतलब खूबसूरत थे ना, बिल्कुल। तो उस पर जो है वो देखें नाम पठान खान पड़ गया, पठान खान उनका नाम पड़ गया था जी। तो ये था जी पठान खान की 23वीं जो है वो बरसी। और पठान खान के जिक्र के बाद हम चलते हैं अपनी कुर्सियों की तरफ, और कुर्सियों की तरफ जाते जाते हम आपको ये बता दें कि हमने आपको 60 सेकंड्स की तरफ लेकर जाना है, और 60 सेकंड में बताना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। पंजाब में इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, शेड्यूल जारी। लाहौर मैदान जंग बना रहा, पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने, एक कारकुन हलाक, 11 पुलिस एहलकार जख्मी, लाहौर में कंटेनर लग गए। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब जुबैर अहमद खान को रात गए गिरफ्तार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो का डिजिटल मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, इस्लामाबाद पुलिस की मुशावरत, नैब ने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल का सबसे बड़ा 241 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय फौज ने अपने ही गांव पर मार्टर गोला फायर कर दिया, 3 देहाती हलाक, मुताद्दिद जख्मी। यूनान में ट्रेन हादसे के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। फॉरेन एजेंट लॉ की मंजूरी पर जॉर्जिया में पूरे मुल्क में मुजाहिरे, दारुल हुकूमत मैदान जंग बन गया। कतर में तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गईं। और बरतानिया शदीद बर्फबारी की लपेट में, परवाज़ें मुतासिर, मजीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। ये था जी अराउंड द वर्ल्ड इन 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर बताने की कोशिश की गई कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। थोड़े ऊपर नीचे ज्यादा हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा। इतना आप क्या घड़ी लेके बिल्कुल ही बैठ गए हैं गिनने के लिए। ये क्या भाई, ये तो 90 सेकंड हो गया, हो जाता है भाई कभी कभी, क्या हो गया इसमें, टेंशन नहीं, क्या बात है। अच्छा आप देखिए खबरें, देखिए आप खबरों में क्या था, जॉर्जिया में मुजाहिरे हो रहे हैं, दारुल हुकूमत वहाँ का मैदान जंग बना हुआ है, बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने कोई कानून पास किया है, फॉरेन एजेंट लॉ, उसके हवाले से वहाँ पर मुजाहिरे चल रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के। फिर उसके बाद मुजाहिरे लाहौर में तो खैर चल ही रहे हैं, मैं आपको लाहौर की कंपैरिजन बता रहा हूँ दुनिया में, ठीक है जी, कि जॉर्जिया में चल रहा है, यूनान में चल रहा है। यूनान में ट्रेन हादसा हुआ था, 57 लोग वहाँ पर उस हादसे में जाबाक हुए थे, उसके खिलाफ मुजाहिरा हो रहा है, और वहाँ पर भी बड़ा तसादुम हुआ है पुलिस में। हाँ मतलब ज़ाहिर है उस हादसे के हवाले से अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहा है आवाम का। वहाँ पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया है आवाम पर, पुलिस और आवाम आमने सामने हुए हैं, तसादुम हुआ है। जॉर्जिया में भी यही हुआ है और लाहौर में भी यही हुआ है। तो देखिए हम तो जॉर्जिया और यूनान के लेवल पर कंपैरिजन का बिल्कुल मेरे अभी जहन में ख्याल आया। बचपन में हमारी क्लास में एक लड़का होता था, वो बेचारा फेल हो गया एक दफ़ा, लाइक काबिल लड़का था, वो फेल हो गया, 5वीं जमात में हम थे। हाँ। तो उसकी माँ आई और पीटीएम पे बैठे हुए थे साथ, वो बच्चा भी बैठा था, मैं पीछे खड़ी थी, मेरी बारी थी उसके बाद, तो वो आप भी फेल हुई थी? नहीं मैं फेल नहीं हुई थी। अच्छा। वो बच्चा फेल हुआ था तो आगे अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, तो हमारी टीचर ने कहा, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि आपका बेटा फेल हो गया, वी कुडंट एक्सपेक्ट कि ये फेल हो जाएगा। तो बेटे से माँ ने पूछा कि बताओ ना, जवाब दो अब तुम। हाँ। तो बेटा कहता है कि वो भी तो फेल हुआ था, असलम भी तो फेल हुआ था, फलाना भी तो फेल, तो उसने सारे फेलियर्स की लिस्ट गिनवा दी। तो हम भी वो कौम बनते जा रहे हैं जो कि कंपैरिजन
कंपैरिजन करते हैं अब दुनिया से कि कहाँ और तशद्दुद हुआ है, वहाँ पे कहाँ और शेलिंग हुई है, तो थोड़ा हमें हौसला हो जाता है कि भाई वी आर नॉट द ओनली वंस। तो अब जो है अच्छी चीज़ों में मुकाबला करने के बजाय हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। एक तो यू टर्न का मजाक होता था, अब तो बिल्कुल रिवर्स ही लग गया। चलो तो एक तो हम ये बात कर लेंगे प्रोग्राम में, आज इस पर ज़रा थोड़ी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा एजेंडा में हमारे पास क्या क्या है प्रोग्राम में जी? एक तो हम कॉल्स पर आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या था। बिल्कुल, कौन सी चीज़ है जिस पर आप आज तक पछताते हैं? हाँ। मैं तो एक चीज़ पर पछता रहा हूँ, आजकल पछता रहा हूँ, बिल्कुल शदीद, वाकई। अच्छा। ये मैं बताऊंगा जब ये सेगमेंट शुरू होगा ना, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि भाई किस चीज़ पर वैसे पछता रहे हो, तुम इतना जो पछता रहे हो, किस गम को तुम क्या मसला है जिसकी वजह से तुम टेंशन ले रहे हो। ठीक है, ये हम पूछेंगे बिल्कुल वैसे, और आपसे भी पूछेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ही यूनिक किस्म की बीमारी है जो कि बहुत कम बच्चों में देखी जाती है। उस बीमारी के हवाले से ज़रा आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। उस बच्चे को, उसके वालिद को हमने मदऊ किया है स्टूडियो, वो आएंगे, हमें बताएंगे कि ये क्या कंडीशन है और अब इसका कोई इलाज है या नहीं है। उसके हवाले से ज़रा अवेयरनेस कैंपेन होगी हमारी। और साथ ही हम बात एक और बीमारी की भी हम कर लेंगे, गुर्दों की बीमारियां जी। किडनी डे है, वर्ल्ड किडनी डे है आज, तो गुर्दों की जो बीमारियां हैं उनके हवाले से भी बातचीत होगी और आपको बताया जाएगा नंबर बढ़ता जा रहा है, लोग डायलिसिस कैसे, बिल्कुल डायलिसिस की तरफ, ट्रांसप्लांट वगैरह, ये सारे मामला जो हैं उसके हवाले से बात हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कुछ कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर लेंगे, लाहौर की सिचुएशन पर बात कर लेंगे, लाहौर के भी स्ट्रीट क्राइम की बात करेंगे। बस हर जगह पर जो कुछ हो रहा है उस पर हम बात करते जाएंगे और प्रोग्राम हमारा चलता जाएगा यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। बिल्कुल, ये है आज। कभी अलविदा ना कहना। वाह 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 नाजरीन, कभी अलविदा ना कहना, गुड, जबरदस्त। बड़ा शायराना आपका जो है वो पठान खान हो गई। मैं भी पठान खान, बिल्कुल ही पठान हो गई हूँ आज तो। मैं दिमाग से भी और हर तरफ से पठान हूँ, बिल्कुल गुस्सा हर चीज। आप अपना जरा जो है वो हौसला रखें। हाँ। अब जरा हम बात करते हैं आगे, हमारी जो ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं उनकी तरफ आपको लेकर जाते हैं और बताते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। सबसे पहले कराची की, चूँकि आपने बात की तो कराची की ही बात कर लेते हैं। कराची जिसे हम कहते थे रोशनियों का शहर, वहाँ पर फराख दिल लोग बसते हैं, पूरे मुल्क से आने वालों को रोज़गार फराहम करता है ये शहर। लेकिन ये शहर स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने की वजह से अब बेअमान बन चुका है। लगता है कि किसी की नज़र लगी है उसको और बड़ी ख़तरनाक नज़र लगी है। अच्छा, जो जराइम है उसकी शरह अगर मैं आपको बताऊं, पूरे मुल्क से ज़्यादा जराइम की शरह है। सिर्फ जनवरी में कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 13 लोगों की जान चली गई और 2022 के दौरान 60,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं वो हैं। 20,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स छीने गए, 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई और शहर में औसतन हर 7 मिनट बाद स्ट्रीट क्राइम की एक वारदात होती है, एवरी 7 मिनट्स। और जो कराची के एडिशनल आईजी साहब हैं जावेद आलम ओडो, उनका शिकवा क्या है कि शहर की पुलिस 18,000 की नफरी की कमी का शिकार है। और उन्होंने एतराफ़ किया कि 2022 में कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसमें तकरीबन 8% इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में 15% इजाफा हुआ है। रोज़ाना आप सोशल मीडिया पर फुटेज देखते हैं, मुख्तलिफ शहरियों की, बेबस शहरी होते हैं बेचारे, गन पॉइंट पर उनको लूटा जा रहा होता है। ये एक फुटेज आई है अभी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। बिल्कुल, ये आप ज़रा देखें कि ये हुआ क्या है। ये बिल्कुल एक ऐसी सड़क है कि जिसके ऊपर ये जा रहे हैं लोग, गाड़ी रुकी, एक बंदा आया, बंदे ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला, फिर उसने शीशा नीचे करवाया, शीशे नीचे करवाने के बाद उसने गन पॉइंट पर उसने सामान लिया और आराम से चलता बना। उसकी शक्ल पूरी तरह वाज़े है उसमें वीडियो में, मुकम्मल तौर पर वाज़े है उसकी शक्ल। और अब देखेंगे ये पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि सेफ़ सिटी कराची तो है नहीं। कैमरे जो लगे हुए हैं माशाल्लाह वो बहुत ही सेफ़ हैं, वो इतने सेफ़ हैं कि उनके अंदर कोई नज़र ही नहीं आता। तो बस अब क्या कहें आपको, तो ये मामला है अजीब सा और इसके अंदर बस लोग पिसते चले जा रहे हैं। ये वीडियो देखें आप, सामने वो बंदा मौजूद है, सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लुटते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे गुस्सा किस चीज़ का है कि जो पीछे गाड़ियाँ थी, अगर उन्हें नज़र आ रहा था चढ़ा देते भाई, उसको मारते, ज़रा एक थोड़ा सा उसको लगाते, हल्का सा वो गिरता, पकड़ लेते उसको। ये क्यों नहीं हमारे लोगों के अंदर ये सेंस है? बिल्कुल, बचाना है ना, मतलब सेंस अवैस इस चीज की होनी चाहिए कि अगले को बचाना है ऐसी सिचुएशन में। डर भी तो होता है शायद, डर भी होता है, ठीक है, आप अपनी जान को पहले हिफाजत से रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन गाड़ियां थी, बंद गाड़ियां, तो मतलब आप हल्का सा धक्का लगाते, बिल्कुल साथ एक गाड़ी खड़ी है, उसको वाकई मारना चाहिए था। और अगर और कुछ नहीं कर सकते थे। और आप कराची की बात कर रहे हैं, छोड़ दें कराची को, मैं आपको बताती हूँ इस्लामाबाद दारुल हुकूमत इस मुल्क का, जिसमें के डिप्लोमेट्स बसते हैं, जिनको हम बुलाते हैं और उनको हम ये बताते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा अमन और शांति का गहवारा है। उसके हवाले से मैं आपको खबर दूं कि ट्विन सिटीज में रोजाना की बुनियाद पर 1000 मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात रिपोर्टेड हैं। ये अभी मैंने पिंडी में ज्यादा होंगे, हेडलाइन खोली,
एक ही बात है, ट्विन सिटीज उन्होंने कहा, लिखा है मोर देन 1000 मोबाइल फोन्स आर स्नैच्ड फ्रॉम ट्विन सिटीज एवरी डे। और इससे पहले भी गाड़ियां इस्लामाबाद में ज्यादा चोरी हो रही हैं पिंडी के मुकाबले में। और एक और चीज भी आपको बताएं कि अभी चंद हफ्ते पहले एक खबर ऐसी भी आई थी कि जिसमें यह बताया गया था कि एक दिन में इस्लामाबाद में गालिबन 80-90 वाकयात जो हैं वो हुए हैं, कुछ रिपोर्टेड कुछ अनरिपोर्टेड क्राइम के। तो ये आपका दारुल हुकूमत के हालात हैं, जिसकी आबादी भी कम है, जहां पर नफरी भी ज्यादा है, जहां पर डिप्लोमेट्स VIPs की रिहाइश भी ज्यादा है, जहां पर ज्यादा अमन अमान की कैफियत बरकरार रही है माजी में। तो कराची तो कितनी आबादी है कराची की? कराची की आबादी रिपोर्टेड बहुत कम है, वैसे तकरीबन 2-2.5 करोड़ का 2.5 करोड़ तक की पहुंच गई होगी। और उस शहर को फिर किसी के छोड़े ऐसी बातें ना करें। और स्ट्रीट क्राइम तो उधर भी होते हैं, न्यूयॉर्क में भी, न्यूयॉर्क में भी होते हैं। बिल्कुल, मैं कह रही थी अम्मा असलम भी तो फेल हुआ है। बस ये असलम फेल हुआ है भाई आज। छोड़े, अगली खबर की तरफ जाते हैं। छोड़े, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बताते हैं आपको कि सऊदी अरब में क्या हुआ है। सऊदी अरब की जो अदालत उज़्मा है, उन्होंने मुमलिकत में तमाम मुसलमानों से 21 मार्च को रमजानुल मुबारक का चांद देखने की अपील कर दी है। और गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी है उसके मुताबिक सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने आवाम से अपील की है कि वो 21 मार्च की शाम यानी 29 शाबान को रमजानुल मुबारक का चांद देखने की कोशिश करें। और सुप्रीम कोर्ट ने आवाम से अपील की है कि कोई भी शख्स बराह रास्त या दूरबीन से या दूरबीन से जो है वो रमजानुल मुबारक का चांद देखे तो ये शहादत अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ इदारों तक पहुंचाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि जिन लोगों की नज़र तेज़ है या जो चांद देखने का तजर्बा ज़्यादा रखते हैं वो इलाके में मौजूद रुयत हिलाल कमेटियों में शमूलियत इख्तियार करें। तो हम तो नहीं जा सकते, हमारी नजरें इतनी कमजोर है। हम वो पोपलजई साहब थे, हाँ पोपलजई साहब को ले लें, फिर देखें आप ऐसे चांद नजर आएगा आपके यहाँ पे। आपको आवाम से अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आपको एक दिन पहले ही वो बता देंगे चांद नजर आ गया। बिल्कुल, फिर आप देखें। ये अगर वहाँ होते ना और फिर मैं देखता हूँ कि एक मरतबा ये ऐलान करते कि जी चांद नजर आ गया और हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा ये ऐलान करते और फिर मैं देखता हूँ कि वो उसके बाद कहाँ होते, किस हाल में। हैरान हूँ कि हुकूमत ने कभी उनको अपनी रुयत हिलाल में शामिल करने की कोशिश नहीं की। अगर उनका एक वो बना हुआ था वहाँ पर एक सिलसिला इस किस्म का, मेरा भी सिलसिला बना हुआ है, मुझे भी शामिल कर लें, फिर आपका भी सिलसिला बना हुआ है, आपको भी शामिल कर लें, या हमारे कैमरामैन भाई का भी सिलसिला बना हुआ है उसको भी शामिल कर लें। लेकिन वो एक जिसको कहते हैं ना डिवाइड पैदा कर रहे थे, तो डिवाइड पैदा करने वाले को शामिल नहीं किया था, नहीं समझाया जाता है तरीके से। लोग, लेकिन वहाँ के लोगों का ये भी एक है कि हम हाइट पे हैं, हमें चांद ज्यादा बेहतर मैं भी हाइट पे हूँ, 16वीं मंजिल पे रहता हूँ। और मैं भी हाइट पे हूँ। नहीं, पहाड़ी इलाके ना, वो उनका ये था, वो कहते हैं हमेशा आपको क्यों नजर आ जाता है चांद, हमारा चांद क्यों नहीं आता। हुकूमत का काम है उसको करने दे भाई, आदमी अपनी तरफ से एक मंतक लेकर आ जाता है। बिल्कुल, हाइट पे है या मैं आपको साइंस की खबर देता हूँ। अच्छा, साइंस की खबर बड़े दिन से जो है वो शामिल नहीं हुई है। बिल्कुल, आप तो नासा वासा भूल ही गए। बिल्कुल, आके ऐसा माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहा हूँ जरा। अच्छा, आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है और हजारों साल से इसमें दफन जो खतरनाक वायरसेस हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और इंसानों और जानवरों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइंसदानों ने साइबेरिया की बर्फ के कुछ नमूने अब जब कुछ दिन पहले टेस्ट किए तो उनमें जो दफन वायरस थे वो मिले हैं और उन्हें ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया गया है। अच्छा, अब ये वायरस जो है ये तकरीबन 48,500 साल पुराने वायरसेस हैं और ये साइबेरिया की एक अंडरग्राउंड झील से दरियाफ्त हुए हैं। अच्छा। और ये इतने बरस गुजरने के बावजूद ये इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत रखते हैं और वायरस की इस किस्म पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। टेस्ट कर रहे हैं अभी कि क्या ये बर्फ़ से बाहर भी ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ये भी देखा जा रहा है कि ये इंसानों के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर जो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से आर्कटिक की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और उसमें मौजूद वायरसेस किसी भी नई वबा का बायस बन सकते हैं। तो ये जो हम कोरोना वायरस है ना, ये भूल जाएं आप। बिल्कुल, हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये सूरत हाल हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी है। अच्छा, मैं आपको ज़रा एंडेंजर चीज़ के बारे में भी बताऊं। जानवरों का भी हमने ख्याल रखना है और जानवरों के हवाले से बिल्कुल हम कुछ भी, हमारे कोई ऐसे मेजर्स नहीं है जो बड़े काबिल फ़ख्र हों। एशियन एलिफेंट्स की जो तादाद है दुनिया में तेज़ी से कम होती जा रही है और इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ करार दिया गया है। गुज़िश्ता 60 से 70 बरसों में कंबोडिया में इनकी तादाद आधी रह गई है और कंबोडिया में 400 से 600 के दरमियान जो एशियन हाथी मौजूद हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब सख्त कवानीन बनाए गए हैं। उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़ितरी माहौल फराहम किया जाता है जिसको हम उनका नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, जो कि इंसान ही तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर वो घूमते फिरती किसी शहरा पर पहुँच जाएँ तो उस सड़क पर चहलकदमी उनका हक समझा जाता है। वहाँ पर ये भी कानून बन गया, अगर वो चलते फिरते टमक टोइयाँ करते हुए वहाँ पर पहुँच जाए ना सड़क पे, तो बस वो ये है कि भाई ये उनकी सड़क समझी जाएगी। गाड़ियाँ उनके लिए रुक जाती हैं और उनके गुजर जाने का जो इंतज़ार है वो करती हैं। ये नहीं कि हॉर्न पे दबा दिया या किसी अथॉरिटी को कॉल की, नहीं भाई सड़क उनकी है। वो कहते हैं ना तुम्हारे बाप की सड़क है, तो ये हाथी की सड़क है। और ये सूरत हाल जो है वो थाईलैंड की है जहाँ हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम 27 कवानीन जो है वो मौजूद हैं। क्या अंदाज़ा लगाएं, इधर भी असलम फेल हो जाना चाहिए था।
ऐसी खबरों में असलम को फेल होना चाहिए। अच्छा, ये हाथी जो है ये भी कभी कभार अपने हुकूक का नाजायज फायदा तो उठाते हुए ट्रकों पर लदा हुआ सामान खींच लेते हैं, गन्ना खींचते हैं ना, गन्ना ये देखें, गन्ना यहाँ पर खींच रहा है ये बिल्कुल, ये देखें ना, तो बस उसको अब अथॉरिटी दे दी, अकाउंटेबिलिटी उसकी है कोई नहीं है। खाना खा रहा, भूख लग रही है, उसको गन्ना खा ले तो क्या है, 2-4 गन्ने उठा के खा लेगा तो। हाँ, अच्छा, सोशल मीडिया पर वक्तन फवक्तन इनका जो ये दीदा दलेरी की जो वीडियोस हैं ये भी वायरल होती रहती हैं। अभी ये जो आपने देखी, ये भी हाल ही में ऐसी वीडियो ये सामने आई है जिसमें एक हाथी जो है वो सुकून से एक ट्रक के साथ खड़ा हुआ है और गन्ने खींचता जा रहा है, और गाड़ियों में बैठे लोग जो हैं उसे वो वीडियो भी बना रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, डरते भी हैं, जाहिर है बच्चे होते हैं गाड़ियों में, इस तरह का सिलसिला होता है। लेकिन ये है कि उनको एंडेंजर्ड स्पीशी करार दिया गया है क्योंकि उनकी तादाद खतरनाक हद तक कम हो रही है। और एक हाथी की पैदाइश में भी वो, मतलब इस तरह होता है ना कि इंसान का बच्चा 9 माह में पैदा हो जाता है, एक हाथी की पैदाइश में 24 माह जो हैं वो लगते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, बिल्कुल ये आप अंदाजा लगाएं कि खबरगिरी रखी हुई है। मैं एक जमाने में जानवरों के वो डिस्कवरी और ये चैनल थी, मैं इंतहाई शौकीन हूँ। अगर आप लोग वो देखें, इतना ज़्यादा अंदर मालूमात मिलती है आपको, और वाकई, और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उससे वाकफियत होती है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या जानवर, क्या क्या परिंदे बनाए हुए हैं। और 2 साल में अगर एक हाथी का बच्चा पैदा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी एक ह्यूज ये है चीज़, उसका 2 साल में बच्चा बन रहा है। मेरा ख्याल है हाथी का बच्चा पैदा होने में तो छोटा ही होता होगा, छोटा होता है, और वो बड़ा बेचारा खुद ही खड़ा हो जाता है फौरन से खड़ा। हाँ, मैंने देखा, बड़ा क्यूट सा होता है हाथी का बच्चा। और फिर मैंने अपने अब्बू से, जब मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी तो मैंने अपने वालिद साहब से लड़ाइयाँ भी बड़ी की कि मैंने हाथी का बच्चा पालना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटा फिर तू इस घर तू तो नहीं रह सकती, फिर घर में हम हाथी का बच्चा रख लेते हैं, अपना बच्चा बाहर कहीं निकाल देते हैं। अब आपको बाहर ना निकालते, मैं नहीं निकाल रहा हूँ आपको स्टूडियो से बाहर। फिलहाल हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको ज़रा अवेयर करते हैं, एक बड़ी रेयर डिजीज़ है और एक 2.5 साल के बच्चे में ये मौजूद है, और इसका नाम है हाइलीन फाइब्रोमेटोसिस सिंड्रोम। ये बहुत रेयर है और इसमें बॉडी के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ टिश्यूज़ की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मेलिटी के साथ वो बढ़ती चली जाती है, और उस बच्चे के चेहरे पे या जहाँ पर भी थोड़ा सा होल होता है उसमें वो टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं। और इसका अब इलाज क्या है, ये किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। छोटा सा ये प्यारा सा बच्चा है, मोहम्मद अली इसका नाम है, और इसके वालिद और वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस पर बात करेंगे। असदार नकवी साहब और अतिया खातून साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। और चले देखें, ये थोड़ी देर रो रहा होता है, थोड़ी देर जो है वो चुप हो जाता है। तो मैं इससे कहता हूँ कि चुप हो जाओ बाबू, बेटा चुप हो जाओ, तो फ़ौरन चुप हो जाता है। ये देखिए, ये है जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ ना, ये फ़ौरन चुप होता है। आप बोलती हैं ये रोता है, मैं इसको नहीं अच्छी लगी। हाँ, अच्छा, अब आप हमें बताइए थोड़ा सा कि ये जो बीमारी है ये है क्या, और कब ये आप लोगों को पता चला? पैदाइश से पहले ही पता लग गया था या बाद में पता लगा था? ये क्या बीमारी? ये सर बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके सिस्टम में ये डिसऑर्डर जो ये पहले 6 महीने तो ये बिल्कुल ठीक था नॉर्मल बच्चों की तरह। उसके बाद इसको कुछ चीज़ें इसको ज़ाहिर होना शुरू हुई, जैसे इसके पहले जोड़ जो है वो सख्त होना शुरू हो गए थे। तो वहाँ से पहले तो हमें यहाँ पता ही नहीं चला कि ये है क्या चीज़ है। हम फिर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास घूमते रहे, कभी जोड़ों वालों के पास, हड्डियों वालों के पास, कभी न्यूरोज के पास, लेकिन इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। सारे इसके टेस्ट वगैरह क्लियर आते थे। अच्छा। फिर यहाँ पेम्स में चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मैडम सादिया रियाज होती हैं, उन्होंने फिर इसका DNA टेस्ट फिर करवाया था बाहर से, जर्मनी से। तो उन्होंने फिर इसकी एक डिजीज़ डायग्नोज की थी, हाइलाइन फाइब्रोमेटोसिस सिंड्रोम के नाम से। अच्छा। जो कि एक बड़ी रेयर थी हमारे लिए भी, हमने तो कभी इसका नाम नहीं ज़ाहिर है, सुना। और यहाँ इवन के इस्लामाबाद में भी डॉक्टर्स इस बीमारी के मतलब नाम तो सुना हुआ लिटरेचर वगैरह के हवाले से, लेकिन इस तरह के किसी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट नहीं किया हुआ था। ये इतना रेयर केस था। तो उसके बाद फिर ये आई, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसके फिर ज़्यादा सीवियर होने लगे। ये इसको जो चेहरे पे नोड्यूल्स वगैरह आने लग गए, फिर इसके जॉइंट्स में भी यही हैं। तो उसकी वजह से इसकी बहुत ही पेनफुल कंडीशन में, और मतलब 24 घंटे की इस बेचारे को पेन रहती है। तो अब ये जो निकल आए हैं इसके, ये जो टिश्यूज़ की ग्रोथ हो गई है अंदर, वो उतनी ही है या ये बढ़ती भी जा रही है? ये मैडम ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज़ होती जाती है। अच्छा। तो अब इसमें फिर डॉक्टर से ये कहते हैं कि भाई जो तो रिमूव हो सकते हैं वो, मतलब ये एक सिम्टम वाइज जो इसका ट्रीटमेंट उन्होंने करना है वो तो करना। बाकी जो डिज़ीज़ का जो है, अब वो हम इनको दिखाते हैं मैडम हुमा अरशद लाहौर में, उनको हम दिखाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं वो डॉक्टर।
तो वही पाकिस्तान में इस तरह की जो रेयर किस्म की बीमारियां हैं वही देखती हैं। सही। तो अब वो जैसे जैसे फिर हमें गाइड करती हैं कि अभी ये इसको सर्जरीज करवा लें, अभी इसको कोई इंजेक्शन थेरापीज करवा लें, आप सारी चीज़ें वो हम फिर उस तरह फिलहाल मैनेज करें। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है एक माँ जो है वो बच्चे के ज़्यादा करीब होती है, सारी देखभाल हर चीज़ वो आप इनकी जब देख रही हैं, तो क्या आपका जो है वो पूरा सिलसिला होता है, किस तरह का रूटीन आपका बन जाता है इनकी जो ख्याल रखने में? बहुत मुश्किल है कि यकीन करें कि ना मुझे खाने को होश होता है ना पीने का, ना एक मेरी बच्ची है उसकी भी केयर नहीं कर सकती, उसको वो भी इग्नोर हुई है। मियाँ है, बहुत मुश्किल से इसको संभाल रही हूँ क्योंकि इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होती है, हर टाइम रोना, और रोने के अलावा कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में होता है हर टाइम। और बेटी आपकी ठीक है? बेटी माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो 12.5 साल की है, ठीक अच्छा, है माशाल्लाह। उसके बाद ये 10 साल बाद पैदा हुआ था, ठीक ठाक था, मतलब 6 महीने तक तो ये इतना सही था, इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सही था। और एकदम से इसके ये जोड़ सख्त होना शुरू हो गए, उसके बाद ये कंधे तो वगैरह। जोड़ सख्त से आपकी क्या मुराद है? मूवमेंट नहीं होती? बिल्कुल इसके देखे ना ये ऐसे हो गए, अकड़ गए ऐसे, ये बाजू भी जो है ना इसके, जरा दिखाइएगा, हाथ भी जो है ना इसके बंद नहीं होते। जरा कैमरा प्लीज इसको थोड़ा सा अगर करीब करके दिखाएंगे ना तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि ये जो हाथ है जैसे वो अकड़ा हुआ है, बिल्कुल हाथ भी ये अकड़ा हुआ है और ये बाजू ऐसे ऊपर नहीं होते, ये ऐसे बेंड भी नहीं। ये और खतरनाक चीज़ है कि ये तो हल्का सा अगर जोर लगा तो फ्रैक्चर। तकरीबन 1.5 साल इसकी तो इतनी हार्ड किस्म वाली इसकी होती रही है, एक्सरसाइज होती रही है, हम बुलाते रहे डॉक्टर को ना, मतलब तो वो करवाते रहे, बहुत रोता था, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि इसको इतनी पेन हो रही है जिस्म में। फ्रैक्चर का बड़ा खतरा है, वही तो ना, हल्का सा बहुत जोर ज़्यादा लग गया अगर तो। इसको कपड़े चेंज करना इतना मुश्किल है, कपड़े में चेंज करवाती हूँ बहुत मुश्किल से, रोती हूँ साथ कि ये क्या अल्लाह पाक ने आजमाइश दे दी है इस बच्चे के लिए। हर आजमाइश जो है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है। इसी उम्मीद पे हो, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पे हो, बस हर टाइम अजियत में है, बस ये सब। नहीं तो आप डॉक्टर कहते क्या हैं? मैम अब इसका जो है, जो इसके जो जैसे कहते हैं कि फिजियोथेरापी वगैरह इसकी करवाएं, और कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर साहब ने बताए थे, अभी इसको रिसेंटली लगे हैं जिस्म में, इसके जॉइंट्स में और इसके मसल्स में, लेकिन वो भी समझें कि ट्रायल बेसिस पे ही जाहिर है कर रहे हैं कि भाई वो इफेक्ट देखेंगे कि उसका कितना इफेक्ट आता है। टांगों पे ना 25 से 30 इंजेक्शन लगाए थे ना, बोटॉक्स इंजेक्शन और ट्रायमसोलोन के, इधर जोड़ों में ना, इधर अल्बोज में और इधर नरम करने के लिए। हाँ, नरम करने के लिए, लेकिन कोई नहीं इसको फर्क पड़ा, मतलब ज़ाहिर है जब वो तजर्बे कर रहे होंगे तो उसके हाँ, अंदर वो तकलीफ ज़्यादा यही होगी बात और है। फर्क नहीं जी। पड़ेगा। बिल्कुल तो वो ना उसके बाद इसको फ़ौरन ही आते ही हम आए हैं तो नमूनिया हो गया, और नमूनिया सीवियर किस्म का हो गया। और अभी नमूनिया से रिकवरी नहीं हुई और इसको डायरिया हो गया। एक्चुअली ये भी इसकी डिज़ीज़ का एक पार्ट है कि इन जो थोड़ा बहुत लिटरेचर अवेलेबल है उसमें कि जो इस डिज़ीज़ के जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल जो है ना कमज़ोर होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो किसी भी बीमारी से जो है ना फाइट नहीं कर पाते। तो ये सब अभी सूरत हाल है। अभी हमारी तो आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है कि हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी, चूँकि एक रेयर बीमारी है मेरे ख्याल के मुताबिक, वैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इस बीमारी का ये पाकिस्तान में एक ही बच्चा है इस टाइम। हाँ, क्योंकि आपको और कोई इस तरह का नहीं मिला है। नहीं, जो इसके डॉक्टर हैं शुरू से डॉक्टर है हदीश राजी, इसको देख रहे हैं ना। अच्छा। तो वो भी कहते हैं मेरा 35-36 साल का जो तजर्बा है उसमें मैंने पहला केस देखा है, अच्छा, मतलब कि नहीं देखा मैंने कभी भी। तो वो भी यही कहते हैं, वो हमारे अच्छा। अब जो जैसे आपने बताया कि एक डॉक्टर ने फिर वो जर्मनी से वो DNA टेस्ट करवाया, तो इंटरनेट पर आपने सर्च किया, कोई बाहर कोई इस तरह की जब आपको कोई मिले जो कि आपको गाइडेंस दे सके? सर वैसे तो इंटरनेट पे भी मैंने तो अभी तरफ से सर्च किया था, वैसे तो इस तरह की इस बीमारी की केस स्टडीज़ भी बड़ी कम हैं। अच्छा। कोई 1-2 ही मेरे ख्याल में मिलती हैं अभी तक ना जो इंटरनेट पे मौजूद है। अब सर इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुल्क के भी कुछ इदारे हैं जो शायद काम करते हों इस हवाले से, जो मेडिकल रिसर्च हमारा इसके हवाले से मकसद यही है सेगमेंट को करने का कि हम लोगों को बता सकें कि देखिए ये एक रेयर बीमारी है। पाकिस्तान में आप जिस तरह कह रहे हैं कोई भी आपको नहीं मिला, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे डॉक्टर्स जो जानते हैं, देख रहे हैं, उनको शायद इसके बारे में कोई मालूमात हो, कोई किसी जगह पर की हो, वो बता सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर चला दें नंबर ना, हमारा जो है वो सोशल मीडिया पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी इसके बीमारी में ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, या और दुनिया में कहीं भी आप बैठो, आप जरूर, मतलब तो कहीं से भी की जा सकती है। किसी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिले तो आप ज़रूर बताइएगा हमारे पेजेस पर लिखकर, और अज़ादार साहब भी, अतिया साहिबा भी उसको मॉनिटर करेंगी, हम भी देखेंगे। बिल्कुल।
तो अच्छा, फिर जो बाहर की आप कह रहे हैं कि केस स्टडीज़ भी कम है, तो वहाँ के कोई डॉक्टर से किसी किस्म का कोई राब्ता? सर अभी तक तो हमारा बाहर रब्ता नहीं हुआ किसी के साथ, क्योंकि हमारे इतने इसलिए कह रहे हैं आपके पास, इसलिए कि आप भी ना मैं यही सोच रहा हूँ हमारे कि कॉन्टेक्ट्स हो सकता है के कोई नहीं है कोई बाहर क्या इतने, किया हो। तो हम इसीलिए इस बच्चे के इस बीमारी को हाईलाइट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको देखें, इसका इलाज तलाश करने में, अगर इलाज है तो बताएं, अगर नहीं है तो कम से कम इसको तलाश करने में, इसके ट्रायल बेसिस पे बेशक ले लें इसको। बिल्कुल तो कुछ तो करें। अब हम इसको इस तरह अब तो नहीं छोड़ सकते कि हम इसको बस ऐसे छोड़ अगर दें लाइलाज कि बीमारी है तो बस छोड़ ही दें। कुछ हर तो पल इसको तकलीफ में देखती हूँ। 2.5 साल से ना ये सोया ना मैं सोया आज दिन तक, मतलब 2.5 साल का ये हो गया। रात जगराते और रोना इसका। ज़ाहिर है वो माँ जो है उसका दिल जानता है और वो ही जान सकती है। हम बस हर पल जीती हूँ, हर पल मरती हूँ, यही बात है। और मतलब और इधर उधर चले जाते हैं, शायद थोड़ा बहुत उनको भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने आई है हर टाइम, मेरी आंखों के सामने ये तकलीफ में, और मैं इसको देख के ना नहीं, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी भी दुआएं हैं अली के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और हमारी ये भी अपील होगी जितने डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर के बड़े काबिल डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर बनता है तो उसकी हमेशा यही जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को ट्रीट करे। कहीं भी किसी भी जगह पर आप हों और आपको इसके इलाज के हवाले से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर लिखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान का फेसबुक पेज है, उस पर ये सेगमेंट भी होगा, आप लोग देख सकेंगे। बल्कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये बात आप लोग अगर कैमरे की तरफ देख के कर देंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगी। आप हैं, आपके सामने कैमरा है और आप कैमरे से बात कर सकते हैं। सर बस हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से और जितने भी दीगर इदारे हैं, महकमा सेहत है, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट है, अब हमारा ताल्लुक़ रावलपिंडी ज़िले से है, इस्लामाबाद में हम रिहाइश पजीर हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, उनसे भी हमारी गुजारिश है। इसके अलावा दीगर जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे भी गुजारिश है। और इसके अलावा आलमी अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं या सेहत के लिए काम करने वाले इदारे हैं, जैसे सेव द चिल्ड्रन है, इस टाइप के जो इदारे हैं, UN है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि चूँकि ये बच्चा एक बिल्कुल ही एक नायाब बीमारी का शिकार है, तो इसलिए हम तो यकीन करें कि 2 साल से इसके लिए जितनी एफर्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम तो हम हैंड्स अप हुए हैं। तो कुछ हमारी इस हवाले से, इसके इलाज मुआवजा तलाश करने के हवाले से हमारी मदद करें और इसका नोटिस लें। और दूसरा ये है कि इसके कुछ माली मामलात भी इस तरह के हैं कि ज़ाहिर है अब हम एक अपनी महदूद आमदनी में रहते हो। मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ, हालांकि मेरे इदारे वाले जो हमारे बॉसेस हैं वो काफ़ी हमारी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये मतलब कोई 1-2 दिन या 5 दिन की बात नहीं है। अच्छा साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी भी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी औलाद वाले हैं, गैर औलाद का दुख सब जानते हैं, और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ सोचें और नोटिस लें। उनसे रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कोई इसका नोटिस लें कि शहबाज जी, और बाहर का अगर है तो इसकी जो है ना बाहर के पता करवाएं। इंसान कोशिश कर सकता है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। हमारी भी छोटी सी कोशिश ही है। आप लोगों की जो असल जो इम्तिहान है वो तो आप लोगों का है, और जो देख रहे हैं लोग या जो हुकूमत है जो करता धरता है, जो भी जिस भी तरीके से आप इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, गाइडेंस के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, डॉक्टर से कनेक्ट करने के हवाले से, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का कि आप दोनों ने बहुत सारी दुआएं, बस दुआ में याद रखना इसको, बिल्कुल अपना बच्चा समझ के ज़रूर दुआ कीजिएगा इसके लिए कि हर पल तकलीफ में है ये बच्चा मेरा। बहुत शुक्रिया। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम चाइना कटिंग के हवाले से। ये चाइना के हवाले से नहीं, चाइना कटिंग के हवाले से। ये क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में तो चाइना कटिंग का किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्टली पता होगा कि चाइना कटिंग है क्या। लोग इसको पंजाब में, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद वगैरह में भी चाइना कटिंग का नहीं पता होगा। और वो ये इस्तिलाह कराची की है। हाँ, कब्जा समझ लेते हैं, मेन जो आम इस्तिलाह में उसको कब्जा समझ लेते हैं। एक अलग चीज है, डिफरेंट है वो। कब्जे में और चाइना कटिंग में बड़ा फर्क है। ये आपको हम बताएंगे कि चाइना कटिंग बुनियादी
तौर पर क्या है तो ये कराची- कटिंग। बिल्कुल, चाइना कटिंग की जो इस्तिलाह है ये कराची से शुरू हुई और इससे मुराद है अवामी मफाद के जो एरियाज हैं उस पर कब्जा करके प्लॉटों की सूरत में उसको बेच देना। ये ज़हन में रखिएगा। टेक्निकल चीज़ है वो क्या है कि जो अवामी मफाद के जो हुकूमती जो प्लॉट्स होते हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाता है और उनके अंदर से कटिंग की जाती है बिल्कुल, छोटे छोटे प्लॉट्स बना के और फिर बेच दिया जाता है। अवामी मिसाल के नाज तौर में पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पार्क्स, हुकूमती प्लॉट, कम्युनिटी सेंटर्स, हत्ता के कब्रिस्तान भी इसमें शामिल हैं कि चाइना कटिंग का आगाज़ जो है वैसे तो ये कराची में साल 2006 से हुआ, नॉर्थ नाजिमाबाद से हुआ और फिर देखते ही देखते ये एक आग की तरह पूरे कराची को निगल गया, जाल की तरह ये इलाकों में फैलता चला गया। कराची में एक सियासी जमात जो है MQM उसके लोगों पर इसमें मुलविस होने का बड़ी हद तक अक्सर इल्जाम लगाया जाता है मुबैना तौर पे। ये कहा इल्जाम जाता है। लगाया, मैंने यही कहा, और इल्जाम ये लगाया हाँ, जाता है। बिल्कुल। अच्छा और कहते हैं कि इस काम से, इस चाइना कटिंग से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और नवंबर 2021 में MQM के जो रहनुमा हैं फारूक सत्तार साहब, उन्होंने एक पैनल डिस्कशन के दौरान उनकी जमात की चाइना कटिंग के मुलविस होने का एतराफ़ भी किया था। ये उन्होंने भी किया था, गुफ्तगू थी, ये अखबार में रिकॉर्ड पर है। किसी को लिंक चाहिए होगा हम दे देंगे, हम हवा में बातें नहीं करते, हम पहले बता दें भाई, ठीक है जी। तो और उन्होंने बेसिकली कहा क्या था कि उन्होंने अवाम को रिहाइश फराहम करने के लिए ये काम शुरू किया था और फिर बाद में ये हुआ कि लैंड माफिया और दीगर जमातें जो हैं वो फिर सब इस काम में शामिल हो गई, सबने इस काम में माल बनाना शुरू कर दिया। जब तक हम कर रहे थे तब ठीक था, हम अच्छा काम कर रहे थे और दूसरे कर रहे हैं तो हमारी नीयत भी ठीक थी। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर हम जो काम सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। पब्लिक पार्क के लिए जगह मुख्तस हुई हुई है, आपने उधर लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही तो क्या करेंगे भाई? बिल्कुल, पार्क का क्या फायदा? तो पार्क के अंदर से आपने निकाल लिए 4 प्लॉट बिल्कुल साइड पर और वो दिए उस शख्स को, बेचारा घर बनाएगा, रहेगा, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल, खान साहब ने बनाया को करोड़ों घर बनाने का वादा किया था, वो अगर खान साहब चाइना कटिंग करते नया पाकिस्तान 2 करोड़ बन जाते घर। लेकिन क्या बात है, एडवाइजर की जरूरत है खान साहब को भाई, वो मिल नहीं रहा उनको। बिल्कुल, मैं हूँ ना, चले। अच्छा, रेंजर्स जो है, रेंजर्स ने कराची में जराइम के मुतालिक एक रिपोर्ट में बताया था कि भत्ताखोरी, ईरानी डीजल की स्मगलिंग, पानी की फराहमी और चाइना कटिंग के जरिए शहरियों से सालाना 230 अरब रुपए ईंट लिए जाते हैं। बिल्कुल, और जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उसने 2017 में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों को 14 अफसरों को चाइना कटिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया था। उनका इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने गुलिस्तान जौहर में आवाम के लिए मुख्तस 23 प्लॉट्स पर चाइना कटिंग की, 286 रिहायशी प्लॉट्स बनाए गए थे और उससे कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा था। और ये सिर्फ एक इलाके की बात है, मतलब आप इसको देख लें, पूरे कराची के मामले को अगर आप देखें तो मामला कई 100 अरबों में जा सकता है। बिल्कुल। और 92 न्यूज़ में 2019 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 सालों में 8000 से ज़ायद प्लॉटों पर चाइना कटिंग के ज़रिए कब्ज़ा किया गया था। और ये जो इस्तिलाह थी ये कहाँ से आई, इसके बारे में बताते हैं। हाँ बताएं। ये जो टर्मिनोलॉजी है चाइना कटिंग, अब इसके मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। एक तो मशहूर ये है कि मतलब जब आप कहते हैं ना चीन का माल जो है वो काबिल एतमाद नहीं होता, चले तो शाम तक वरना चांद तक, ये कहा जाता है। तो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाए गए प्लॉट भी इसी तरह काबिल एतमाद नहीं होते। बिल्कुल, कभी भी हुकूमत वो मकान गिरा देगी, बिल्कुल, अथॉरिटी आ जाएगी, आपको घर से बाहर करेगी। तो इसीलिए कहते हैं चाइना कटिंग है, भाई चल गई तो ठीक है, वरना कोई मसला अल्लाह के हवाले। अच्छा, दूसरा नुक्ता नज़र क्या है कि अगर चीन का नक्शा देखा जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ सूबों की जो हदबंदियाँ हैं, जो सरहदें हैं, वो बड़ी गड़बड़ सी नज़र आती हैं। जैसे मतलब आपको लगता है कि किसी प्लानिंग के बगैर शायद बना दी गई हैं। सही। तो बिल्कुल उसी बुनियाद पर कराची की ज़मीनों पर कब्जा करके मर्जी से आप प्लॉट बना देते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये है जी चाइना कटिंग होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने चाइना कटिंग को एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने या तो चाइना कटिंग के प्लॉट्स ख़रीदे हैं या चाइना कटिंग के प्लॉट्स उनके किसी जानने वाले ने ख़रीदे हैं, या वो वाकिफ़ हैं कराची के उन इलाकों से जहाँ पर ये चाइना कटिंग हुई है। और ख़ास तौर पर ये जो नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इस एरिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा इधर जो है वो लोगों ने माल बनाया है। तो आप हमारी ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे और उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है, और उधर आप कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो ऐसे किसी घर में रह रहा हो या जिसने ऐसा कोई प्लॉट खरीदा हो जिसके बारे में बाद में दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर, जिसमें बाद में उसको पता चला हो कि भाई ये तो चाइना कटिंग का मामला था और इस तरह से कब्जा हुआ था, और फिर बाद में एक आम आदमी, जाहिर है एक आम आदमी कभी कभार सस्ती इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बगैर सोचे समझे बहुत अपना सारी ज़िंदगी का सरमाया लगा देता है सिर्फ उस दिन के लिए कि जब उसको अथॉरिटीज़ आके घर से बाहर कर दें कि भाई हमारी कौम जो है ना वो अजीब है। अमरूद खरीदने जाते हैं ना 100 रुपए किलो, देखते हैं हर अमरूद को कि इसमें कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है,
लेकिन जब प्लॉट खरीदने जाते हैं हम कहते हैं भाई कोई गड़बड़ करके बना लो। हाँ, ऐसा ही होता तो है। जब आप करेंगे तो फिर उसका जो है वो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा, ऊपर भी हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी अक्सर औकात आप देखते हैं कि वो ऑपरेशन होते हैं। वैसे तो मतलब जिस तरीके से कराची में डेवलपमेंट होती है और कराची की जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो हम सब जानते हैं, मामलात से सब वाकिफ हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे वो किस तरीके से वहाँ पर काम होता है। हम सबके तजर्बात हैं कराची वाले, सबके तजर्बात। बिल्कुल, हम 2 अदद लोग खुद गए थे वहां पर, ऐसे इलाकों में हमने विजिट किया, आपको भी दिखाया था प्रोग्राम्स में, कि जहां पर लोग बेचारे आकर बस गए। अच्छा, अब उधर उनका भी कसूर है कि वो क्यों आके खामखा फंस गए। अच्छा, वो आकर बस गए, साल रहे, उनकी जनरेशन वहां पैदा हुई, ग्रो अप होते गए उनके बच्चे, बाद में अथॉरिटीज ने आके उनके घर तोड़े, गिराए, बुलडोजर लेके आए। अब ना वो टस से मस हो, ना अथॉरिटीज टस से मस हो। अथॉरिटीज भी सोई रही, 500 साल तक सोई रही, 500 साल बाद उनको वो बेदारी आई और लोग भी अब नहीं छोड़ने को तैयार। तो ये तो दोनों तरफ का मामला है, जहां लोग कसूरवार है, मैं तो अथॉरिटीज को भी मुकम्मल तौर पर कसूरवार और मिली भगत वाला, रल मिल के खावांगे वाला सिलसिला जो है वो मैं उसमें उनको गिनूंगी। आओ मिलकर खाते हैं। ख्वाजा इजहारुल जो है हक, उन्होंने ख्वाजा इजहारुल हसन, उन्होंने बड़ी ये नज़म पढ़ी थी, कभी आप जाकर देखिएगा, सिंध असेंबली में उनकी तकरीर है जी, ज़बरदस्त जी। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किडनी हेल्थ के हवाले से हमने बात करनी है। इस वक्त दुनिया में 60 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, जबकि हर साल 17 लाख अफराद गुर्दों की बीमारियों का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में हर 10वां शख्स गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। जनूबी पंजाब में गुर्दे के मरीजों की तादाद लाखों में है, जिसकी बड़ी वजह पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और नाकिस खुराक है। जिस मुल्क में इतनी बड़ी आबादी गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो, वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से गुर्दों की जो खरीदो फरोख्त है उसका भी गैर कानूनी काम जो है वो भी जारी रहता है। ऐसे जराइम पेशा लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर ये काम जाहिर है रुकने में नहीं आ रहा होता। अब डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो गुर्दों की सेहत जो है उसको बहाल रखा जा सकता है। इसी हवाले से हमने बात करनी है। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर टीचिंग हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा हम किडनी हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस साल की जो वर्ल्ड किडनी डे की थीम है उसको ज़रा हमारे लिए एक्सप्लेन करें, वो क्या है और किस चीज़ पर उसमें जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई है। देखें, ये हर साल मार्च का जो पहला जुमेरात होता है उसको वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, और इसकी वजह यह है कि ताकि किडनी के जो मसाइल हैं इसको उजागर किया जा सके, और हर साल एक नया थीम होता है। इस साल का जो थीम है वो है प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड प्रिवेंटिंग द वल्नरेबल। दुनिया में जब भी कोई आफत आती है, अगर वो लोकल हो या तमाम दुनिया में आए, जैसे कि फ्लड्स हो सकते हैं, ज़लज़ला हो सकता है, या कोविड-19 होता है, तो जो दुनिया की तमाम आबादी है या उस इलाके की आबादी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर होती है। इसी तरह जो लोग हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी हो सकती है या दिल की जिनको अमराज हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर होता है इन आफात का, जैसे कि ज़लज़ला है या सैलाब है या कोविड-19। तो उसको उजागर करने के लिए ये थीम बनाया गया है इस साल के लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब हमारे रीजन में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं गुर्दों से रिलेटेड जो कि ज़्यादा प्रेवलेंट हैं? देखिए, एक तो शुगर का मर्ज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ पे शुगर के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और शुगर के मरीज़ों में 33% या 40% ऐसे लोग होते हैं जिनको आखिर में जाके गुर्दों की बीमारी होती है। इसी तरह जिनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहते हैं, या जिनको दिल की बीमारी है, या जिनको वज़न उनके बहुत ज़्यादा है, इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग है, या बाज़ लोगों में फैमिलियल डिजीज़ हैं गुर्दों की, या किसी में खुद उनमें भी खुद भी गुर्दों की बीमारियां बन सकती हैं। तो ये मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारियों के नंबर बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। और अब इनका हमें पता कैसे चलेगा कि एक शख्स में गुर्दा जो है या गुर्दे की जो सेहत है वो डिटीरियरेट कर रही है? सिम्टम्स क्या होंगे, वार्निंग साइंस?
वार्निंग साइन ऐसे है कि अक्सर लोगों को जो होता है वो पहले वो शिकायत करते हैं सूजन की, तो सूजन उनके पाँव में भी हो सकती है या आंखों के इर्द गिर्द हो सकती है। जब वो सुबह उठते हैं तो वो सूजन महसूस करते हैं, या उनको भूख नहीं लगती, मतली होती है, सांस का फूलना या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ये तमाम वो अलामात हैं जो गुर्दों की तरफ आप करते हैं कि ये इनको गुर्दों की बीमारी है। ये और बीमारियों की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये गुर्दों में बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब जब हम गुर्दों की बीमारियों की तरफ जाते हैं तो इलाज जो है उसमें मतलब इलाज की तरफ आने से पहले अगर आप ये बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम करते रहें अपनी लाइफ में तो गुर्दों की बीमारियों का होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है? उसमें यह है कि मुनासिब मकदार में पानी पीना चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए मैं बात करूं, कम से कम दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए जो नॉर्मल लोग हैं। और जो खुराक वो करते हैं वो मुतादिल किस्म की खुराक होनी चाहिए, उसमें नमक की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, चिकनाई की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें हैं। ओके, सही है। और अब अगर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ आएँ तो ट्रीटमेंट्स क्या, एक तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है वो जो सीधा सीधा है, लेकिन डायलिसिस के हवाले से लोग ये भी तासुर होता है आमतौर पर कि जो मरीज एक मरतबा बेचारा डायलिसिस की तरफ चला जाए उसकी रिकवरी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्या ऐसा ही है? इसमें 2 किस्म की बीमारियां हैं। एक वो बीमारी होती है जिनके गुर्दे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके होते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो सारी उम्र या डायलिसिस कराएंगे या अगर उनको मौका मिले, उनके पास डोनर हो, तो वो ट्रांसप्लांट करा लें। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं गुर्दों की जिसमें गुर्दे थोड़े दिनों के लिए सो जाते हैं या वो काम छोड़ देते हैं, तो वो लोग अगर डायलिसिस पे हों तो उनकी उम्मीद ये होती है कि उनके गुर्दे काम शुरू कर देंगे और उनको डायलिसिस से निजात मिल जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी है कराची से, डॉक्टर ताहिर शरीफ साहब है, तारिक शरीफ साहब, उनसे सुनते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि किसी मरीज को डॉक्टर दिखाने के बाद वो ये कहते हैं जी आपका गुर्दा फेल हो गया, तो उसको डायलिसिस में ले जाते, वो पहले हफ्ते में 1 दिन होता है, फिर हफ्ते में 4 दिन होता है, तो इसका हल क्या डायलिसिस का कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है जी डॉक्टर साहब, डायलिसिस के अलावा क्या कोई हल नहीं है? पहले हफ्ते में 1 दफा होता है, फिर हफ्ते में 4 दफा होता है। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक, जब हम डायलिसिस करते हैं तो उन मरीज़ों के उनका पेशाब नहीं बनता बिल्कुल, और वो जितना पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह फाजिल मादे जो किडनीज खारिज करते हैं वो भी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जिनका पेशाब होता है तो उन में डायलिसिस की मिकदार कम हो सकती है, लेकिन जो इंसान का बिल्कुल गुर्दे काम छोड़ देते हैं तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नंबर ऑफ डायलिसिस ज़्यादा करें। नॉर्मली रिकमेंडेड जो ट्रीटमेंट है डायलिसिस की वो हफ्ते में 3 दफ़ा है और हर सेशन 4 घंटे के लिए है, तो तकरीबन 12 घंटे मिनिमम किसी भी इंसान को ज़रूरत होती है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके ऑन डायलिसिस। अगर आप डायलिसिस की मिकदार कम कर देंगे तो उसकी वजह से उनको मुश्किलात बनती हैं, उनके जिस्म में पानी ज़्यादा पैदा होता है, जमा होता है, जिससे उनका सांस ख़राब होता है, या इसी तरह उनमें खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो मिनिमम डायलिसिस जो रिकमेंडेड है वो हफ्ते में 3 दफ़ा है और हर सेशन 4 घंटे के लिए होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में कि जो शख्स डायलिसिस पे जाता है वो वैसे ही बहुत कमजोरी का शिकार हो जाता है, वो वीक हो जाता है फिजिकली, तो क्या वो डायलिसिस कराने की वजह से वीक हो रहा होता है? ये उस ट्रीटमेंट का या उस प्रोसेस का कोई साइड इफेक्ट है, या फिर वो गुर्दों की बीमारी में चूंकि मुब्तला होता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाती है? देखिए, डायलिसिस तो एक एस्पेक्ट है इलाज का जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, इसके साथ उनमें खून की मिकदार बराबर रखना ज़रूरी होती है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग हैं जो कि मुकम्मल डायलिसिस नहीं करवाते हैं, वो हफ्ते में 1 दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा डायलिसिस करवाते हैं, और वो भी 3-3 घंटे का। तो अगर आप इफ़ेक्टिव डायलिसिस नहीं करवा रहे तो इसकी वजह से ज़्यादा कमज़ोरी होती है। डायलिसिस इटसेल्फ भी कमज़ोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आप मुनासिब डायलिसिस करें तो आपको फिर खुराक में लिबर्टी मिल सकती है। वो चीज़ें जो आप डायलिसिस के ना कराते हुए नहीं खा सकते, तो डायलिसिस की जब आप करा रहे होते हैं तो आप फिर प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा सर, अब आते हैं हम जो ये किडनी ट्रांसप्लांट होता है इसकी तरफ। ये किडनी ट्रांसप्लांट कितना आसान या कितना मुश्किल है, और हमारे यहाँ पर इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो कितना एक्सेसिबल है, कॉस्ट वाइज भी ये कितना मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़। ट्रांसप्लांट तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है जिसके भी गुर्दे फेल हों। अवेलेबिलिटी है, एक्सपर्टीज़ भी है पाकिस्तान में, लेकिन उस तरह से डेवलप नहीं हो सका पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट। अगर हम केपी की बात करें तो सिर्फ हम देखते हैं कि पेशावर में 1-2 सेंटर्स हैं जो सिर्फ ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि उस तमाम जो एक्सपर्टीज़ मौजूद है उसको इकट्ठा किया जाए और ये फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई जाए। एफोर्डेबिलिटी की बात यह है कि ट्रांसप्लांट अब बहुत एक्सपेंसिव है। कोई भी मतलब मुतवसत तबका तो बिल्कुल अपने उस पर अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट की इसकी सपोर्ट ना हो। तो ये गवर्नमेंट अगर सपोर्ट हो तो फिर ट्रांसप्लांट को आप आगे कर ले जा सकते हैं। जी सही है। और कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं फाइनली डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कोई ऐसी भी है हमारे साथ, अगर हम हाँ कॉलर भी है, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। अनम साहब आए जी हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी अनम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अनम साहब फरमाइए, क्या सवाल करेंगी? मेरा ये सवाल है कि मैंने 1 साल पहले अपने भाई को किडनी दी थी जी। तो मेरे अभी जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मेरे फेस पे स्वेलिंग होती है। अच्छा। और मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस भी है और ये बहुत ज्यादा चक्कर भी आते हैं। ये कब से शुरू हुआ आपको? ये मुझे जब से मैंने किडनी दी उसके थोड़े टाइम बाद शुरू हुआ। आपकी एज कितनी है? 34 ईयर्स। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। इनके लिए बेस्ट तो यही है कि जिसने भी गुर्दा दिया होता है तो उसके लिए भी रेगुलर फॉलोअप की जरूरत होती है। और गुर्दा सिर्फ उस शख्स से लिया जाता है पूरी तसल्ली करने के बाद कि उनके दोनों गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं। जब हम उनसे गुर्दा ले लेंगे तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर इनको तकलीफ़ है तो मेरा इनसे मशवरा ये होगा कि जल्द अज जल्द अपने जिस डॉक्टर ने जिनके भाई की ट्रांसप्लांट किया है उनसे ज़रूर मिलें और इनका रेगुलर फॉलोअप होता रहे ताकि पता लग सके कि क्या मसला है इनके साथ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये गुर्दे कौन डोनेट कर सकता है, इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में तो अनरिलेटेड अब कानूनन जुर्म है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं छुप के हो रहा है। लेकिन जो 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा हो और 60 साल से कम है तो एज लिमिट तो ये है। और उनके अपने दोनों गुर्दे सही होने चाहिए। उनको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या गुर्दों की कोई अपनी अगर बीमारी ना हो तो वो डोनेट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स। जी। और वो उसका ब्लड रिलेटिव होना ज़रूरी है? जी, ब्लड रिलेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है। और फाइनली ये बताइए डॉक्टर साहब कि कौन सी कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स आ रही हैं या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, जिनकी तरफ अगर हम जाएं तो गुर्दों की बीमारियों में कमी आ सकती है? देखें, इसमें यह है कि अगर किसी को भी गुर्दों की बीमारी हो और उनसे पता या हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता लग जाए या जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इंटर्निस्ट हैं, उनको पता लग जाए तो पहली बात तो यह है कि उनको फौरन मरीज को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। इससे पहले ब्लड प्रेशर की पास दवाइयाँ थीं जिससे इस्तेमाल करने से पेशाब में प्रोटीन की मिकदार कम होती थी, जिसकी वजह से भी प्रोग्रेशन जो गुर्दों की थी वो कम हो जाती थी, मतलब उनके रीनल फेलियर की रफ्तार स्लो हो जाती थी। अभी बहुत बड़े ट्रायल्स हुए हैं और नई दवाइयाँ हैं जो बनाई तो शुगर के लिए गई थी, लेकिन उसमें ये पता लगा है कि अगर आप मरीज़ को वो वक्त पे शुरू कर दें एहतियात के साथ तो उससे भी गुर्दों की जो कमज़ोरी है वो कम हो सकती है। और अगर एक आदमी अगर आज उसको पता लगा है कि उसके गुर्दे ख़राब हैं और उसने आज से 3-4 साल बाद डायलिसिस पे जाना है तो अगर ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं तो हो सकता है कि वो डायलिसिस पे 10 या 12 साल बाद जाएगा। तो एटलीस्ट हम वो प्रोग्रेशन जो है अब वो स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको दवाइयाँ शुरू कर सकता है, अगर आप उसके काबिल हैं, आप वो ले सकें तो।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर अजहर साहब हमारे साथ मौजूद। वर्ल्ड किडनी डे पे किडनी हेल्थ के हवाले से बात हो रही थी। अपने गुर्दों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गुर्दों की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जो एक मरतबा अगर कोई उसके शिकंजे में आया तो फिर उसको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये ज़ाती तौर पर मैंने अस्पताल में देखा है। आप सिर्फ जाके डायलिसिस सेंटर में उन लोगों की हालत देख लें जो डायलिसिस कराते हैं, आपको एहसास होगा कि आपका जिस्म आपके लिए कितना कीमती है। जान है तो जहान है। सो इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, और कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की जो सूरत हाल है उसके स्टैटिस्टिक्स, उसके कुछ नंबर्स हमने आपके सामने पेश किए थे। हमारे नुमाइंदे जनाब फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और कराची की जो सूरत हाल है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से उनसे कुछ मालूमात लेते हैं। जी फयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम जी। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से नंबर्स जो हैं उनके हवाले से अगर थोड़ा सा हमें बता सकें कि वो नंबर्स जो हैं वो पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के जो वाक़यात हैं वो 4336 के करीब पेश आए हैं। पर डे 150 से 160 के दरमियान कराची के शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो 2200 के करीब मोबाइल फ़ोन कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कराची के शहरियों से छीने हैं। डकैती मज़ामत पर रवां साल अब तक जो है 25 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 14 अफराद जनवरी में और 10 अफराद जो है फरवरी और एक शख्स जो है मार्च में जान की बाजी हार गया। पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स तश्कील दिए गए। हाल ही में एडिशनल IG जो नए आए जावेद आलम ओडो, इन्होंने शाहीन फोर्स बनाई, लेकिन वो शाहीन फोर्स भी उस तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने में नाकाम है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जहां उनका दिल करता है, कराची के जिस चौक पर उनका दिल करता है आते हैं, वारदातें करते हैं और फरार हो जाते हैं। अगर कोई शख्स मजामत करता है तो ये ओडो साहब ने अभी जो कहा था कि 18,000 पुलिस एहलकार कम है, ओडो साहब ने यह बयान दिया था कि 18,000 पुलिस एहलकार कम है कराची में, तो उस पर फिर सिंध हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस, कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त? देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से नए पुलिस एहलकारों को भर्ती करने के लिए एक मरतबा फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर हम कराची पुलिस की नफरी की बात करें तो 50,000 से कम है। 2 करोड़ से जायद का ये शहर है जहां मुख्तलिफ सूबों से लोग आते हैं, रोजगार कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नफरी है बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो थानों की तादाद, अगर हम थानों में नफरी की बात करें तो वहाँ भी बड़े से बड़ा जो थाना है उसमें भी 150, 160, 170 एहलकार 24 घंटों के दौरान काम करते हैं। 50 एहलकार नाइट शिफ्ट में होते हैं और इसी तरीके से 150 के करीब डे शिफ्ट में होते हैं। पुलिस मोबाइलों में भी नफरी ना होने के बराबर है। जो हॉट स्पॉट्स हैं उनके बारे में कहा जाता था कि वहां पर SSU की स्केटिंग फोर्स को तैनात करेंगे, लेकिन हॉट स्पॉट तो है लेकिन वहां पर कोई और फोर्स नहीं है। रेंजर्स भी कुछ अरसे में हमें मुतारिक नजर आई थी, लेकिन अब रेंजर्स भी उस तरीके से हॉट स्पॉट्स पे नजर नहीं आ रही। स्ट्रीट क्राइम के वारदातें बढ़ती जा रही है। कराची के शहरी परेशान है। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे, और उन्होंने पूरी सूरत हाल का बहुत सही स्टैटिस्टिक्स के साथ नक्शा खींच दिया कि जी इतने जराइम हो रहे हैं, इतने पुलिस वाले हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जी कैसे कंट्रोल होगा। लाहौर का रुख करेंगे जी। लाहौर में हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जमान पाक में जो कल रात हुआ, बिल्कुल कल रात हुआ, कल दिन हुआ, उस सूरत हाल के हवाले से जरा इनसे अपडेट लेने की कोशिश करते हैं कि अब इस वक्त एज ऑफ नाउ दैट वी स्पीक वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर, फरमाइए क्या सूरत हाल है अभी वहां पर, और रात कैसी गुजरी? रात गए भी बड़ी गहमा गहमी वहां पर लगी थी। जी बिल्कुल, अभी अगर हम जी बिल्कुल रात भर जो है गहमा गहमी का सिलसिला जारी रहा था।
चारों तरफ से जो है रात गए तक जो है घेराव था पुलिस की जानिब से, रास्ते बंद थे, लेकिन जो खिलाड़ी थे वो कप्तान की हिफाजत के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है वो गलियों से पहुंच रहे थे। लेकिन रात में फिर जो है तमाम रास्ते खोल दिए गए थे, जो कंटेनर्स लगाए गए थे वो हटा दिए गए थे और कप्तान के जो खिलाड़ी थे बहुत ज्यादा पुरजोश भी थे, गुस्से में भी थे, क्योंकि उनके एक कारकुन की जो है वो हलाकत हो गई थी, अली बिलाल की। तो इस हवाले से भी बहुत ज्यादा उनमें गुस्सा पाया जाता था और ये कहा जा रहा था कि रात में हो सकता है कि कप्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो ज़राए के मुताबिक जो है मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई का ये कहना है कि कंफर्म था कि रात कप्तान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती, लेकिन क्योंकि एक हलाकत हो चुकी थी और सारा दिन कल जो था वो मैदान जंग बना रहा। ज़मान पार्क जो है, एक रैली की कॉल जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से जो है कई दिन पहले जो है वो दी गई थी, लेकिन कल जो है अचानक पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 का जो है वो नफाज कर दिया गया, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से माल रोड की तरफ से आने वाला जो रास्ता था ज़मान पार्क की तरफ वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वहां पर जो कारकुनान पहुंचते थे उनके साथ आंसू गैस की शेलिंग, जिसमें खवातीन भी थी, कारकुन भी थे, और जवाब में कारकुनों की तरफ से भी जो है वो पथराव का सिलसिला जारी रहा। और सारा दिन आप लोग देखते रहे कि कल जो सूरत हाल ज़मान पार्क में रही, जो हरबंसपुरा की तरफ से आने वाला रास्ता था वो भी कंटेनर्स लगा। अच्छा, अब आज की अभी की क्या सूरत हाल है? इस वक्त ज़मान पार्क में क्या पब्लिक वहां पर आई हुई है या सब लोग ऑफिस गए हुए हैं? इस वक्त जो है कारकुन बहुत कम हैं लेकिन पुरअमन हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, रास्ते खुल चुके हैं, पुलिस जो है वो पीछे हट चुकी है और जो साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी दी जाती है इमरान खान को, वो इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के ऊपर जो है पुलिस एहलकार जो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कारकुनों ने अपनी पोजीशन ली हुई है, डंडे पकड़े हुए हैं और कप्तान की हिफाजत के लिए इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं और मज़ीद कारकुनों की आमद का सिलसिला जो है वो ये बताएं, कल जो लोग जख्मी हुए उनकी कोई खैर खबर है आपके पास? जो हॉस्पिटल में थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में एक शख्स वहां पर तशवीशनाक हालत में था, एक दो और भी जख्मी थे, तो जख्मियों की क्या सूरत हाल है? जख्मियों में पुलिस के जो जख्मी थे उनकी भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पुलिस एहलकार जख्मी थे वो उनकी हालत जो है, 2 की हालत जो है ज़्यादा थी तशवीशनाक, लेकिन अब जो है ज़राए के मुताबिक वो बेहतर है और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी ट्रीटमेंट दे दिया गया था। कारकुनान जो हैं वो भी तकरीबन 9 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर थे, जिनको ट्रीटमेंट दिया गया है। एक जो कारकुन था वो ज़्यादा उसको चोटें लगी थी, एक कारकुन जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया था, जिसका पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और दोपहर के बाद जो है उसकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो लिस्टें हैं वो भी बनाई गई और चेक किया जा रहा है कि जो गिरफ्तार किए गए थे, जो हिरासत में लिया गया था जिन लोगों को, वो कितने हैं। तो ये तमाम तादाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत जो है वो मालूम कर रही है और अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 40 के करीब जो है उनके कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद के ऊपर क्योंकि अब मुकदमा दर्ज जो है, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें इमरान खान को भी नामजद कर दिया गया है, फवाद चौधरी और दीगर लोगों को जो है वो नामजद कर दिया गया है। और कारकुन की तरफ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके जो वालिद हैं अली बिलाल के, उन्होंने दरखास्त दे रखी है, लेकिन उस हवाले से अभी तक मुकदमा दर्ज जो है वो नहीं किया गया है। जी, उनकी FIR हो गई है क्या? अली बिलाल के वालिद की FIR दर्ज हो गई है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक अली बिलाल के वालिद की तरफ से FIR जो है उसका अंदराज नहीं हुआ है। पुलिस की जानिब से जो है वो कारकुनों के ऊपर और रहनुमाओं के ऊपर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर जो है वो मुकदमे का अंदराज, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो दरखास्त जो है अली बिलाल के वालिद की तरफ से दी गई थी वो अभी पर उस पर कोई मुकदमा दर्ज जो है वो नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी शाहिद चौधरी साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।